हेलो एवरीवन। चीन अगर आपका पड़ोसी देश है तो आपको सतर्क रहना चाहिए और भारतीय इससे अच्छे तरीके से परिचित है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बता करके उसके नामों में परिवर्तन करने की कहानी चीन की सदियों पुरानी है, लेकिन कुछ ऐसी ही फितरत अब चीन के द्वारा रशिया के विरुद्ध भी दिखाई जा रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें चीन के द्वारा रशिया के कुछ क्षेत्रों पर और एक आइलैंड पर कब्जा करने की बात की जाती है। दावा यह किया गया है चीन के द्वारा कि ये कभी हमारा हुआ करते थे और वो चीन के मैप में उसको दिखाया जाता है और कहते हैं कि ये हमारे हिस्से में से होना चाहिए, आज नहीं तो फिर कभी हम इन क्षेत्रों पर कब्जा जरूर करेंगे। यहां तक भी कहा गया कि चीन के द्वारा इन क्षेत्रों पर कब्जा करने को लेकर के अंदरूनी स्तर पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसी चीज पर रशिया की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वो कहते हैं कि चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ वो पीठ में छुरा घोंपता है और चीन पर भरोसा करने लायक नहीं है। चीन एक दुश्मन देश है। चीन के द्वारा इस तरीके की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जाता है और इसी घटनाक्रम को आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आजाद यूपीएससी एकेडमी में। रावेंद्र सिंह आप सभी को आज बताऊंगा रशिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के चल रहे जियोपॉलिटिक्स और उससे जुड़े हुए मुद्दों के बारे में। एक एक करके इस घटनाक्रम को देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये जो घटना है ये चल कहां से रही है। तो ये है जिसे कहा गया है कि रशिया टुक दिस फ्रॉम चाइना। चाइना ये दावा करता है कि रशिया के द्वारा ये जो क्षेत्र है पूरा करीब करीब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, ये चाइना का रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किसी संधि के माध्यम से क्षेत्रों पर वर्तमान समय में उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है। अब यहां पर इसी क्षेत्र को लेकर के लड़ाई है, इसी क्षेत्र को लेकर के डिस्प्यूट है और इसी क्षेत्र को लेकर के आज का पूरा वीडियो होने वाला है। इस पूरी घटनाक्रम को एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए यहां पर मुद्दा यह है कि क्या इतने बड़े क्षेत्र को लेकर के जो आज दोस्ती वाला पैगाम यहां पे चाइना और रशिया का चल रहा है, क्या इसको लेकर के ये वॉर पर भी हो सकता है? क्या एक वर्ल्ड वॉर या इस तरीके की घटना यानी कि व्लादिवोस्टोक जैसे आमोद क्षेत्रों को लेकर के क्या चाइना इस हद तक जा सकता है कि वह रशिया के विरुद्ध या अगेंस्ट खड़ा हो सकता है? तो कैसे हो सकता है ये आइए समझाते हैं। देखो यहां पे ये जो घटना है कि रूस की जमीन कब्जाने की फिराक में जो चीन है वो एक बॉर्डर एरिया है और करीब यहां पे देखा 150 साल पहले मजबूरी में छोड़ा गया है। बॉर्डर के पास देखा जाए तो जमीन जो है चाइना के द्वारा लीज पर लेना शुरू कर दिया है और लीज पर लेकर के वहां पर जरूरी काम शुरू कर चुका है जिसके माध्यम से चीन अपने आप को इस क्षेत्र में रशिया के विरुद्ध मजबूत कर सके। जो 150 साल पहले यहां पर छोड़ दिया गया था मजबूरी में, वो था आपको एक समय यहां पे देखा तो किंग डायनेस्टी हुआ करती थी और किंग डायनेस्टी के समय देखा जाए तो एक बड़ी डायनेस्टी थी जो काफी बड़े क्षेत्र पर चीन के यहां पर देखा तो राज करती थी और उसी के समय रशिया के साथ कुछ समझौते हुए थे और उन समझौतों के तहत ये पूरी कहानी यहां पर जो ज्योग्राफी है वो चेंज हो जाती है। एक्चुअल जो चाइना हुआ करता था वो सिर्फ ये वाला आप यहां पे देखिए रिपब्लिक ऑफ चाइना जो इतना ही हुआ करता था, वो धीरे धीरे जो चाइना है इस पूरे क्षेत्र को एक एक करके अपने कब्जे में कर लेता है और आज यहां पर ये आमूर ओब्लास्ट और व्लादिवोस्टोक जैसे क्षेत्रों पर दावा करता है। अब यहां पे देखिए जो पूरी कहानी है वो क्या है। देखिए यहां पे रूस के जो इलाके हैं वो ये दोनों इलाके हैं। एक जो यहां पे रेड एरिया देख रहे हैं इसे अमूर ओब्लास्ट कहते हैं और दूसरा जो एरिया इसे व्लादिवोस्टोक कहते हैं। ये साइबेरिया के पास वाला एरिया यहां पर है और जिसको लेकर के साइबेरिया का वो इलाका जो वर्तमान समय देखा जाए तो रशिया ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, करीब करोड़ों रुपए में उसे बेच दिया था और रशिया को वहां पे काफी सारे गैस भंडार अन्य तरीके के यहां पर बातें की जा रही हैं कि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप तुलना करें तो वहां पे बहुत ज्यादा बहुत ही सस्ते दाम पे हम कहें रशिया ने उसे बेच दिया था जिसकी आज के समय में इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और उसी के आसपास के रीजन में अगर हम देखें तो ये विवाद का इशू जो चाइना वर्सेस यहां पे रशिया देखने को मिल रहा है। अमेरिका की एक मैगजीन है न्यूज़वीक, उस न्यूज़वीक यहां पर मैगजीन में कहा गया है कि चीनी सरकार रूस के सीमा के पास यानी इन क्षेत्रों के पास जो है वो कृषि भूमि खरीद रही है और उसे जमीन पर लेकर के लीज पर लेकर के वहां पर अन्य जरूरी कार्य जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। अब स्थिति यह है कि इन फ्यूचर अगर हम देखें ये सारी जो कहानी आपको शुरू होती है वो ये है किंग डायनेस्टी के समय में ये यहां पर राज किया करते थे और उस समय ये वाला जो एरिया यहां पर है ये आपको देखा जाए तो एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी के माध्यम से जो है वो रशिया के पास चला जाता है। ट्रीटी क्यों की गई थी जिसके पीछे देखा जाए तो जब अफीम जो थे उस समय ब्रिटिश और आपको देखा जाए तो फ्रांस की यहां पर एक बहुत शक्तिशाली सेना यूरोपीय सेना होती थी और उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। चाइना में भी देखा जाए तो अफीम का युद्ध हुआ था और उस अफीम के युद्ध में देखा जाए तो चाइना की बड़ी हार हुई थी
उस हार के बाद देखा जाए तो इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसी को लेकर के यहां पर कुछ समझौते होते हैं। कहानी कुछ यहां पर ऐसी होती है कि चीन ने 150 साल, ये 19वीं सदी में चीन की जो कमजोरी होती है, अफीम युद्धों के कारण ब्रिटेन और फ्रांस दोनों से यहां पर हार चुका होता है, और इस स्थिति का फायदा जो है रूस उठाता है। रूस ने प्रशांत महासागर तक, रूस को प्रशांत महासागर तक पहुंच चाहिए थी, और चीन के सुदूर पूर्व इलाकों से होकर के ये रास्ता जाता था, और इसी का फायदा उठाकर 1858 में रूस ने चीन से एक संधि थी जिसे कहा गया एगुन संधि, और एगुन संधि के बाद यहां पर आमूर नदी के उत्तर का बड़ा इलाका जो है वो रूस को मिल जाता है। इसके बाद देखा जाए तो 1860 में चीन के साथ एक और युद्ध यहां पर हुआ, चीन उसमें हार जाता है, और उसी समय रूस ने एक और यहां पे दबाव डाला, और चीन को डर था कि रूस जो है वो पश्चिमी देशों का साथ न देगा, इसलिए उसने मजबूरी में पेकिंग संधि पर हस्ताक्षर किया, और उसके माध्यम से एक और क्षेत्र को उसको यहां पर मिल जाता है। और ये है, आप देखें ये इलाके जो किस तरीके से अलग अलग संधियां यहां पर की गई थी, उन संधियों के माध्यम से कैसे कैसे गया वो भी आपको बता दें। देखिए यहां पे सबसे पहले आपको लैंड जो आपको एगुन जो संधि हुई थी 1858 की, तो उसके माध्यम से ये जो आमूर ब्लास्ट वाला है, आमूर वाला एरिया है, ये एरिया जो है रशिया को मिलता है 1858 में। उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद 1860 में कन्वेंशन ऑफ पेकिंग आपको साइन की गई थी, और इसके माध्यम से देखा जाए जो व्लादिवोस्टोक वाला यहाँ पे एरिया है, ये वाला एरिया भी यहाँ पर चला जाता है इनके पास। इसके अलावा देखा जाए तो और जिस एरिया की यहाँ पर आपको बात की जाती है, लैंड ट्रीटी ऑफ यहाँ पर टर्बागटाई, ये वाला एरिया यहाँ पर आप देखें तो टर्बागटाई वाला एरिया जो होता है चला जाता है 1864 में। और उसके अलावा देखा जाए तो 1881 में एक और यहाँ पर संधि की जाती है, 1881 में कुछ ट्रीटीज जो होती हैं फॉलोअप करती हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर आप देखें तो छोटे छोटे कुछ इलाके जो हैं बीच बीच में जो रह गए थे, उनको भी यहाँ पर रशिया को सौंप दिया जाता है। इस तरीके से 4 अलग अलग संधियों के माध्यम से एक ये वाले हिस्से, 2 इधर और 2 यहाँ पर हिस्से जो होते हैं वो मिल जाते हैं। आइए देखा जाए किंग किंग जो डायनेस्टी हुआ करती थी उस समय यहाँ पर आपको इस समय ये संधियां होती हैं, और इसके माध्यम से ये क्षेत्र रशिया को मिल जाते हैं। अब इसी क्षेत्र को वापस पाने की जो मुहिम है वो की जा रही है चाइना की तरफ से। अब जब यहां पर ये अंदरूनी स्तर पर काम चल रहा है, अंदरूनी स्तर पर काम चल रहा है, इसी समय देखा तो रशिया की जो एफएसबी है वो यहां पर बताती है कि चाइना जो है एक दुश्मन देश है, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये सारी जो रिपोर्ट है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में यहां पर लिखी हुई है कि ये सारे जो यहां पर मानता है कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ यहां पर बढ़ा रहे हैं, रशिया चाइना यहां पर दोस्त बने हुए हैं, लेकिन चाइना कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता है। वो लगातार अपने हितों को लेकर के काम करता है, और इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र हो चुका है, उसको वो अपना बता रहा है। अगर ऐसी स्थिति, अगर मान ले इतिहास बहुत कुछ था, इतिहास में अगर हम देखें तो भारत भी अखंड भारत हुआ करता था, और उसके तहत आपको 7 से 8 देश आते थे। भारत भी आज उठकर कह दे कि इन सारे देशों को हमारा हुआ करता था और इस पर हमारा दावा है, तो इससे क्या होता है, एक तरीके से आपको द्विपक्षीय स्तर पे काफी विवाद उत्पन्न हो जाएंगे। और कुछ यहाँ पे चाइना कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, भारत के साथ उसके विवाद है, रशिया के साथ उसके विवाद है, और ये कहानी जो होती है वो लगातार इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। अब देखा जाए तो रूसी इलाकों को अपने कब्जे में भी चीन के द्वारा दिखा चुका है। वो ऐसा नहीं सिर्फ दावा कर रहा है, बल्कि बकायदा यहां पर एक मैप जारी करता है चाइना का, यहां पर नया मैप, और उन मैप में वहां पर दिखाता है कि रशिया के, इंडिया के और अलग अलग देशों के कई सारे क्षेत्रों को वो अपने चाइना के मैप में दिखाता है। ठीक है, तो 2023 में चीन के पर्यावरण जो मंत्री हैं नए सरकारी मैप यहां पे जारी करते हैं, और उसमें उन्होंने रशिया के रूसी शहरों को चीनी नामों के साथ दिखाने का निर्देश दिया। इसमें रूस का पूर्वी जो शहर व्लादिवोस्टोक भी आपको शामिल है। इन नक्शों में एक द्वीप को पूरी तरह चीनी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। उत्तरी और अमूर नदियों के संगम पर मौजूद इस आइलैंड को दोनों देशों के बीच लंबे समय से एक विवाद का कारण भी बताया गया है। 2008 में एक संधि के तहत इस आइलैंड को यहां पर बांट लिया गया था। तो विवाद की जो वजह है, यहां पर आप छोटा सा एक आइलैंड आपको देखने को मिलता है, और इसी आइलैंड को लेकर के एक विवाद की स्थिति है जो अभी भी है, जिसको मैंने कहा कि एक संधि के तहत यहां पे दोनों ने से बांट लिया है, और स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। रशिया के द्वारा देखा है तो चाइना के ऐसे मैप को लगातार विरोध किया गया है। रशिया नहीं मानता है कि यहां पर चाइना के द्वारा जिन क्षेत्रों पर कब्जा या अपने मैप में दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने यहां पर बहुत ही कड़े शब्दों में इस चीज को स्पष्ट किया है कि रशिया के क्षेत्रों को चाइना अपने कब्जे में दिखाने की कोशिश की भूल ना करे, क्योंकि ऐसा उसके लिए यहां पर किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा करता है समय समय पर इसको लेकर के। अब मुद्दा यहां पर देखा है तो रूस और चीन के बीच विवाद की जो कहानी है वो 4200 किलोमीटर एक लंबा बॉर्डर है। कितना? 4200 किलोमीटर का। दोनों देश जो है, चीन कई बार इस सीमा को लेकर के तनाव हुआ,
लेकिन 1960 के दशक में देखा है तो स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रहती है। दोनों देशों के सीमा विवाद इस हद तक बढ़ जाते हैं कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और गोलीबारी तक भी यहां पर हुई थी। इसके बाद देखा है तो 1990 से 2000 के दशक में दोनों देशों ने ज्यादातर यहां पर मुद्दों को सुलझा लिया और विवाद को यहां पर हल कर लिया है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सवाल लेकिन यह भी रहता है, क्योंकि चीन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या चीन आगे चल करके रशिया को यहां पर धोखा दे सकता है? आज उसकी जरूरतें हैं क्रूड ऑयल को लेकर के, अन्य तरीके के जरूरी सामानों को लेकर के, लेकिन क्या इन फ्यूचर जैसे वो रशिया वो अमेरिका को भी यहां पर नहीं छोड़ता है, भारत के साथ लगातार यहां पर विवाद के विषय है। क्या ऐसी स्थिति में पुतिन के साथ या कहें कि यहां पर रशिया के साथ भी चाइना इस तरीके के यहां पर विवाद उत्पन्न कर सकता है? क्या उसे धोखा दे सकता है? तो इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, मुद्दा वर्तमान समय में क्या है, चीन के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस मुद्दे को लगातार उठाते हैं और कहते हैं कि रूस को सौंपे गए जो क्षेत्र हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। बीजिंग के लेकिन आधिकारिक स्तर पर इस चीज को लेकर के दावा नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो अधिकारीगण हैं वो इसको लेकर नहीं है, वो चुप है। रूस के राष्ट्रपति देखा जाए जिनपिंग और पुतिन के बीच यहाँ पे बहुत अच्छे संबंध आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वहां पर भी देखा जाए तो रशिया पे कई सारे सैंक्शन यूएस के द्वारा लगाए जा रहे हैं, यूरोपीय संघ के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीन वहां पर लगातार सपोर्ट कर रहा है। क्रूड ऑयल हो गया, अन्य तरीके के यहाँ पर गैसेस हो गई, वो बड़ी मात्रा में रशिया से खरीद रहा है। और युआन में देखा जाए तो रशिया को पे कर रहा है, जो डॉलर की एक समस्या है उससे भी वहां पर राहत मिल रही है। तो दोनों की दोस्ती यहां पर काफी सारी अच्छी है। अभी एससीओ की समिट हुई थी, वहां पर भी देखा है तो पुतिन गए थे, करीब 4 दिन की यात्रा पर चीन में ठहरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए तो वर्तमान की जो घटनाक्रम आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रशांत महासागर में, हिंद प्रशांत क्षेत्रों में भी देखा है अपनी स्थिति को मजबूत करना। चाइना और रशिया दोनों के यहां पे दुश्मन एक है, यानी कि अमेरिका, और उसको लेकर के भी दोनों यूनाइटेड हैं। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान की स्थिति तो आपको नहीं लगती है कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ यहां पे चाइना करने जा रहा है। और मान लेते हैं अगर ऐसा कुछ होता भी है, इस चाइना प्लानिंग एंड रशिया लैंड ग्रैब, यानी कि क्या सच में रशिया की जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है चाइना? और अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? देखिए, चाइनीज मैप को अल्टरनेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट की कहानी उसकी नई नहीं है। वो हर एक जितने भी देशों के साथ उसके यहां पर बॉर्डर लगती है, वो लगभग हर देश के साथ उसके विवाद हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर हम देखें और पावर इंबैलेंस की समस्या हो सकती है अगर वो रशिया के साथ यहां पर विवाद में जाता है। रीजन ये है कि चाइना जो है उसका विवाद रशिया से भी हो सकता है अगर कर लेता है तो, भारत के साथ ऑलरेडी विवाद में है, अमेरिका के साथ उसका विवाद चल रहा है। तो अमेरिका और भारत के साथ अगर विवाद में वो ऑलरेडी है, और तीसरा अगर वो रशिया के साथ भी पावर में अगर विवाद में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में वही कहानी हो सकती जिससे जैसी यहां पर अमेरिका की है, यानी कि जहां पर चीन, भारत और रशिया एकजुट होकर के पावर बैलेंस कर सकते हैं अमेरिका को, वैसे ही यहां पर देखा जाए तो चाइना को पावर बैलेंस करने के लिए अमेरिका, रशिया और भारत भी एक साथ आ सकते हैं। तो एक चीज ये है। दूसरा, यहां पर स्ट्रेंड बट स्टेबल टाइज हैं। समस्याएं जरूर हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी दोनों की स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों में देखने को मिल रही है। फ्यूचर ऑफ चाइना रशिया रिलेशन डिपेंड करते हैं कि वर्तमान की स्थिति को किस तरीके से फ्यूचर में आगे लेकर के चलते हैं। यानी जियोपॉलिटिक्स देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा यहां पर आपको उलझी हुई है। वर्तमान में दोनों एक दूसरे की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा कुछ तो यहां पर विवाद खड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखिएगा कि चाइना एक भरोसेमंद देश नहीं है। जिस दिन उसका मतलब निकल जाएगा उस दिन हो सकता है कि वो आपके खिलाफ भी आक्रामक हो सकता है। वहीं रशिया की बात करें तो एक ऐसा देश है जो किसी के सामने झुकता नहीं है। पावर और मिलिट्री पावर भी उसकी यहां पर अच्छी खासी मजबूत है, टेक्नोलॉजी रक्षा पावर में मजबूत है, परमाणु उसके पास यहां पर विश्व में सबसे ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में देखा है तो रशिया भी ऐसे मामलों में झुकेगा नहीं। तो ये बहुत ही यहां पर देखा जाए तो विवादास्पद स्थिति है और बहुत ही कॉन्फ्लिक्चुअल है, जो कि जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ यहां पर बदल कर रख सकती है। फिलहाल यहां पर आज के लिए इतना ही। आपका इस मुद्दे को लेकर के क्या कहना है, चाइना की स्ट्रेटजी को लेकर के क्या कहना है, कमेंट में करके हमें जरूर बताएं। ऐसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों को समझने के लिए, वीडियो यहां पर लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।